तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी पुष्पा 2 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं पुष्पा 2 अब रिलीज हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जापान का एक शिपिंग एरिया, जहाँ पर एक अननोन कंटेनर आ गया होता है। जो उस शिपिंग यार्ड का मालिक होता है उसे भी नहीं पता होता कि ये कंटेनर कहाँ से और किसने भेजा है, क्योंकि अब तक जितने भी लाल चंदन की लकड़ी के कंटेनर आते थे उस सारों के बारे में उन्हें पता होता था और उन्हीं की इजाज़त से पहले वो आते थे। तभी उन कंटेनर के अंदर एक आदमी भी होता है जिसे वो नहीं पहचान पाते कौन है, और वो कंटेनर का नाम भी पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कंटेनर का नाम भी समझ नहीं आता। तो वो उस आदमी को उल्टा लटका देते हैं और तब हमें दिखाया जाता है उस आदमी की जेब से एक नोट गिरा होता है जो कि इंडियन करेंसी में रुपी होता है। और तब वो कंटेनर भी नीचे गिरता है जिस कंटेनर पे लिखा होता है पुष्पा, और ये और कोई नहीं बल्कि आइकन स्टार पुष्पा राज है जो कि जापान आए होते हैं। तभी पुष्पा को देखने पर सारे उसके ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन पुष्पा उन सबसे लड़ने लग जाता है और पुष्पा से वो ये पूछते हैं कि यहाँ आने का क्या कारण है। और हमें इस सीन से पता लगता है कि इन लोगों ने पुष्पा के कुछ पैसे नहीं दिए, इसलिए पुष्पा उन पैसों को लेने खुद ही आ गया। और वो तभी अपने एक आदमी को ये भी कहता है कि जहाँ पैसों की बात होगी, चाहे वहाँ पुष्पा को खुद ही जाना पड़े, तो वो ज़रूर जाएगा। और तभी पुष्पा लड़ते लड़ते उनके मालिक को पकड़ लेता है और छत से लटका देता है, और वो उसे कहता है कि चल अब सभी आदमी को अपने रुकने के लिए कह। लेकिन तभी पुष्पा पर कोई और अटैक कर देता है और वो वहां से भाग रहा होता है, जिसे पुष्पा ने उल्टा लटकाया होता है। लेकिन ये भी मेन नहीं होता, मेन मालिक आता है बाद में। और तभी वहां पर गोलियां लेकर और भी लोग आ जाते हैं जो कि पुष्पा के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुष्पा उनसे बचने के लिए वहां से भाग रहा होता है, लेकिन भागते भागते तब भी एक आदमी पुष्पा के कंधे पर गोली मार देता है, जो गोली खाने के बाद पुष्पा समुद्र के अंदर गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और तभी हमें दिखाया जाता है पुष्पा के बचपन के दिनों में, जिसमें जब कई लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनमें से एक जाना बॉल को पानी में फेंक देता है, तब वो पुष्पा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कौन है। तब पुष्पा अपना नाम और अपने पिता का नाम बताता है, लेकिन वो कहते हैं गाँव में तो ये बातें हो रही है कि ये तेरे असली पिता नहीं है। तब वो पुष्पा को कह देते हैं कि अगर तू तालाब से बॉल ले आएगा तो हम मान जाएंगे कि वही तेरे असली पिता है। पुष्पा को तैरना नहीं आता, लेकिन पुष्पा इस बात की परवाह नहीं करता और तालाब में कूद जाता है और बॉल निकाल लाता है। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पुष्पा अपने घर पर ही होता है और बेड से उठता है। तभी वहां पर हमें मजदूरों को दिखाया जाता है जो कि लाल चंदन की लकड़ी इकट्ठे करने जाने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक मजदूर की आज शादी होती है, लेकिन वो कहता है कि इस काम को करना जरूरी है क्योंकि पुष्पा भाऊ ने यही सिखाया हुआ है। और हालांकि जिससे उसकी शादी होने वाली होती है वो भी उसे यही कहती है। तभी उन मजदूरों में हमें दिखाया जाता है एक नए मजदूर को जो कि पहली बार यहाँ पे आया है और इनके साथ ट्रक में बैठकर जा रहा होता है। तभी हमें पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि एसपी भंवर सिंह शेखावत है जो कि इन्हीं के फेस में इनके ट्रक में घुस गए ताकि वो पुष्पा को इस बार सभी सबूतों के साथ पकड़ सकें। तभी ट्रक में वो शेखावत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि अब तो पुलिस वाला दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जब से पुष्पा ने उसके कपड़े उतार कर उसे वापस भेजा है तब से वो छुप कर बैठा हुआ और कभी भी किसी के सामने नहीं आता। तभी वहां पर वो सभी मजदूर और शेखावत भी लकड़ियां काटनी शुरू कर देते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है पुष्पा की पत्नी और माँ को जो कि मंदिर में जा रहे होते हैं। एक पंडित ये कहता है कि ये मुकुट बहुत ही अच्छा है। तभी वही आदमी खड़ा होता है जो बचपन से ही पुष्पा को पसंद नहीं करता था, और जब भी पुष्पा उसके पिता का नाम लेता था और वो यही कहता था कि ये नाजायज औलाद है और हम जायज हैं। और वो इस बार भी पंडित को कहता है कि बहुत ही मेहनत से कमा के इन्होंने पक्का ये मुकुट दिया होगा। तब पंडित उनके गोत्र का नाम भी पूछता है, जिसके बारे में श्रीवल्ली कुछ नहीं बता पाती। लेकिन श्रीवल्ली उन पंडित को रिप्लाई कर देती है कि भगवान का भी कभी कोई गोत्र नहीं होता, इसलिए अब भगवान का नाम लेकर ही पूजा शुरू करिए। और तब वहां पर दिखाया जाता है कि सबने लाल चंदन की लकड़ियों को काट लिया होता है और ट्रकों में भर रहे होते हैं। और तब एसपी शेखावत अपने असली रूप में आता है और वो उन्हें बता देता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो टकलाई है जिसके बारे में तुम ट्रक में बेइज्जती कर रहे थे। और वो सबको वहां पर काम रोकने को कहता है और तभी पूरी पुलिस फोर्स को कहता है कि यहाँ पर आ जाओ और इन्हें घेर लो। वहां पर सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और सभी मजदूरों को घेर लेती है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उस आदमी से शादी होनी थी, जो कि अपनी शादी छोड़कर पहले लकड़ियां काटने चला गया था। तब उस लड़की का बाप आता है और वो कहता है कि अब वो नहीं आने वाला, उसे हथकड़ी लगी हुई है और अब वो जेल में बंद है। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो जरूर आएगा। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अब तुझे क्या लगता है पुष्पा उसे खुद छुड़वाने पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है पुष्पा को, जो पुष्पा ज्यादातर वही शर्ट पहनता होता है जिसमें उसके हाथ का निशान होता है पीछे, जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था जब वो कहता है कि पुष्पा नाम ही ब्रांड है, इसे मैं जहां पर छाप दूंगा वो चीज पुष्पा ब्रांड की हो जाएगी। और तब पुष्पा पुलिस स्टेशन आता है और वो कहता है कि उस आदमी को छोड़ दे जिसकी आज शादी है, मैं सिर्फ अभी उसे छुड़ाने आया हूँ और किसी को नहीं। लेकिन वहां पर जो इंस्पेक्टर होता है वो उसे कहता है कि एफआईआर हो चुकी है और हमने पूरे 230 जानों के नाम के ऊपर एफआईआर कर दी, अब किसी को भी छोड़ा तो हमारी नौकरी पर खतरा हो सकता है। और वो उसकी बात नहीं मान रहे होते। तब पुष्पा उन्हें और कन्विंस करता है कि उसके बजाय तू कोई और जान अंदर रख ले।
वो अपने लोगों में से ही किसी को कह रहा होता है कि तब तक तू रुक जा और उस आदमी को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और साथ ही साथ वो पुष्पा को ये भी कहता है कि कुछ रूल्स भी होते हैं। तब पुष्पा जिन जिन लोगों ने उससे पैसे लिए होते हैं या जिन जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिश्वतें ली होती हैं वो सब गिनवा देता है। और तब पुष्पा उनसे पूछता है कि जब इतने सारे पैसे आप सब लोग ले रहे थे तब ये रूल्स की बातें कहाँ थी। तभी उनमें से एक पुलिस वाला जाके लॉकअप खोल देता है और उस आदमी को बाहर निकाल देता है। तब वो देखता है कि उस आदमी की छाती पर कुछ निशान है और फिर वो अपने सभी मजदूरों के पास जाता है उन्हें देखने, और वो देखता है कि सबके हाथों पर, छातियों पर निशान है और एक के हाथ पर तो गोली भी मारी हुई है। अब हमें दिखाया जाता है कि शेखावत ने सिर्फ इनसे पकड़ के उगलवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा है ताकि इनमें से कोई पुष्पा का नाम ले ले। लेकिन कोई भी इनमें से पुष्पा का नाम नहीं लेता है। और तब पुष्पा बता रहा होता है कि ये निशान बहुत ही मेहनत से आया मेरे अपने कंधे पर दिखा के, कि बहुत ही भारी भारी लकड़ियां उठाने के कारण ये निशान कंधे पर पड़ जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है और पुलिस स्टेशन में एसपी शेखावत आ जाता है और वो देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो उनमें से कोई वो आरोपी है और ना ही कोई पुलिस वाला है। तब फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा ये कहता है कि अब मैं अपने सभी मजदूरों को साथ में लेके जाऊंगा, लेकिन पुलिस वाले कहते होते हैं इससे हमारी नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा कहता है कि ऐसा है क्या। पुष्पा कहता है कि हम किसी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, इसलिए उन पुलिस वालों को कितनी रिश्वत लेते हैं और कितनी तनख्वाह उन्हें आती है, टोटल पैसे करके वो सभी पुलिस वालों को दिया जा रहा होता है और वो सभी पुलिस वाले इस्तीफा डालकर चले जाते हैं। और जाने से पहले पुष्पा एक बैग भरा हुआ छोड़कर एसपी शेखावत के लिए भी छोड़ के चले जाता है और ये देखकर एसपी शेखावत को समझ आ जाता है कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ होगा। ये सब बातें उन्हें एक पुलिस वाला बता रहा होता है। तब जो एसपी शेखावत के साथ पुलिस वाला आया होता है वो कहता है कि ये पुलिस वाला ईमानदार निकला, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तब भी वो पुलिस वाला भी कहता है कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए रुक गया था और आपकी वेट कर रहा था। और तभी वो भी पैसों की बोरी उठाता है और इस्तीफा देकर वहां से चले जाता है। और तब दिखाया जाता है उसी लड़की को जो दुल्हन बने बैठे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है, और वहां पर पुष्पा उस आदमी के साथ पहुंच जाता है और इन दोनों की शादी करवाता है। और उसके बाद हमें पुष्पा और श्रीवल्ली का कुछ रोमांटिक सीन दिखाया जा रहा होता है, जिसमें जाने से पहले श्रीवल्ली पुष्पा को रोक लेती है और अपने साथ कमरे में भी ले जाती है। तब केशव उसे कहता है कि पुष्पा बाबू आप जरूर कमरे में शर्ट बदलने गए होंगे, लेकिन पुष्पा उसे कहता है कि आजकल तू बहुत ही शाना बन रहा है, तुझे पता भी है मैंने शर्ट बिल्कुल भी नहीं बदली, लेकिन फिर भी तू बार बार इसी बारे में बात कर रहा है। पुष्पा अब सीएम से मिलने जा रहा होता है और श्रीवल्ली पुष्पा को जाने से पहले ये कह देती है कि वो चाहती है कि पुष्पा सीएम के साथ फोटो खिंचवाए, जो कि अपने घर पे वो लगा सके, ताकि कोई भी उससे पूछे तो वो उन्हें खुल के बता सके कि उसके पति का सीएम के साथ उठना बैठना है। और पुष्पा उसकी बात मान लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एमपी सिद्धप्पा नायडू को, जो कि पुष्पा को सीएम से मिलवाने जा रहे होते हैं। और तब वो पहुंच जाते हैं सीएम के ऑफिस में। सिद्धप्पा नायडू पुष्पा के बारे में बता रहा होता है और उनके दिए हुए कुछ तोहफे भी उन्हें दे रहा होता है। सीएम भी यही कहता है कि पुष्पा चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन वो हमारी पार्टी को फंडिंग करता है, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा होता है। तभी पुष्पा आगे बढ़ता है सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, जिसके लिए वो मना कर देते हैं और साथ ही साथ उसे ये भी कहते हैं कि पाँव की जूती कितनी भी महंगी हो उसे हाथों पे नहीं पहना जा सकता। इसलिए वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं कि अगर ये फोटो किसी तरह से बाहर आ गई तो मेरी सीएम की कुर्सी का क्या होगा। तभी वहाँ पे जो कैमरामैन होता है वो फिर भी एक फोटो क्लिक कर देता है और बाद में पूछे जाने पर मना कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है, लेकिन सीएम को पता लग जाता है और वो फिर कैमरा उससे छीन के उसकी पूरी टेपिंग खराब कर देता है कि ये फोटो किसी भी तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए थी। और अब पुष्पा को इस बात के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने मीडिया में भी ये कह दिया था कि वो सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाने हैं, जो कि उसकी बीवी ने उससे कहा था, लेकिन सीएम साहब उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देते हैं। और तब वो बाहर जाकर सिद्धप्पा नायडू से बात कर रहा होता है कि अब इस बारे में क्या किया जा सकता है। सिद्धप्पा नायडू से कहता है कि उसने चाहे फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन जिस दिन मैं सीएम बनूंगा मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल फोटो खिंचवा लूंगा। और तब वो उसे कहता है कि क्यों ना फिर आपको ही सीएम बना दिया जाए। तब सिद्धप्पा नायडू कहता है कि सीएम बनना इतना आसान नहीं है, बहुत से पैसों की जरूरत होती है। पुष्पा उससे पूछता है कि कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तब वो कहता है कि 100 करोड़। तब पुष्पा उसे कहता है कि 500 करोड़ दूंगा, लेकिन अब आप ही सीएम बनोगे। और वो शॉल वो उठा लेता है जो कि वो सीएम को चढ़ाने वाला था, लेकिन अब वो सिद्धप्पा नायडू को चढ़ाता है और उसके साथ वहीं पर फोटो खिंचवाता है। और वो उसे कहता है कि इस फोटो को फ्रेम करा के साइड पे रख ले, जिस दिन ये सीएम बनने की शपथ लेंगे उस दिन ये फोटो मैं अपनी बीवी को दूंगा। सिद्धप्पा नायडू को समझ नहीं आ रही होती। वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर तू सिंडिकेट के पूरे पैसे खर्चता रहेगा तो मैं सिंडिकेट वालों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन पुष्पा कहता है इस बात की आप फिक्र मत करो, जो पैसे पुष्पा खर्चेगा वो सिर्फ पुष्पा के ही होंगे और किसी के नहीं। अभी श्रीवल्ली न्यूज़ में ही देख लेती है कि पुष्पा सीएम के ऑफिस से फोटो नहीं खिंचवा पाया, और पुष्पा मीडिया में आकर ये भी कहता है कि सीएम साहब आज थोड़े बिजी थे इसलिए उनके साथ फोटो नहीं खिंचवा पाए वो। और तभी सिद्धप्पा नायडू मिलने चले जाता है सेंट्रल मिनिस्टर के ऑफिस दिल्ली में,
उन्हीं की पार्टी के, और वो उन्हें कहता है कि इस बार वो सीएम बनना चाहता है। और साथ ही साथ वो उन्हें ये भी कह रहा होता है कि जो इस टाइम सीएम बना हुआ है उसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है। लेकिन तभी वो उसे समझा रहा होता है कि वो सीएम है। और साथ ही साथ वह सदप्पा नायडू को ये भी कह देता है कि मैं जानता हूँ ये तू नहीं बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है। और तभी वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है सेंट्रल मिनिस्टर का, उसके भाई से मिलने पुष्पा चले जाता है। और पुष्पा सिर्फ उससे फ़ोन पे बात करने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए दे देता है। वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ। और तब पुष्पा उनसे बात करता है। तब वो ये कहता है कि सिर्फ 5 करोड़ से क्या होगा। वो कहता है ये 5 करोड़ पार्टी के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ आपके भाई के लिए थे। आपके लिए तो मैंने इससे भी बड़ा सोफ़ा मंगवाया। और तभी एक सोफ़ा उसके ऑफिस में भी आ जाता है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए होते हैं। वो आदमी सदप्पा नायडू से ये कहता है कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ वो पुष्पा की इस बात के लिए भी मान जाते हैं। तभी सदप्पा नायडू बाहर आते ही पुष्पा को कहता है कि अगर इस तरह से पैसे बहाता रहेगा तो आगे इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन पुष्पा कहता है कि पैसे आ जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तभी पुष्पा नायडू को बता रहा होता है कि हम अपना माल मुरुगन को बेचते हैं और मुरुगन आगे बेचता है, जिसका हमें सिर्फ 1.5 करोड़ पर टन मिलता है। लेकिन अगर हम माल सीधा मुरुगन के थ्रू ना बेचकर कहीं और आगे बेच दें तो हम उसे महंगे रेट पर भी बेच सकते हैं। तब नायडू को ये बात समझ नहीं आ रही होती और तभी पुष्पा कहता है कि पुष्पा नेशनल खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। और तभी पुष्पा चले जाता है मालदीव्स, जो कि एक टेम्पो में आए होते हैं। वहाँ पर एक डीलर होता है जो कि लाल चंदन की लकड़ियाँ खरीदता है इंडिया के हर एक कोना से। और वो पुष्पा को कहता है कि मैं अभी जाऊँ तो 100 टन बिल्कुल आसानी से रिसीव कर सकता हूँ। लेकिन तभी पुष्पा उसे कह देता है कि 100 टन तो छोड़, अगर तूने 10 टन भी इंडिया से मंगवा लिया तो मैं तेरे से मिलने कभी भी नहीं आऊँगा। और तब वो पुष्पा की बात सुन के अपने इंडिया में जितने डीलर थे उन सबको फ़ोन मिलाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो डीलर से बात करके फ़ोन हटाता है, वो डीलर पुष्पा को फ़ोन मिलाते हैं लाल चंदन की लकड़ी के लिए। और तब उसे समझ में आ जाता है कि पुष्पा ही है मेन लाल चंदन की लकड़ी का सप्लायर। और तब वो पुष्पा से डील करने के लिए भी मान जाता है। पुष्पा पर टन का 2.5 करोड़ मांगता है और वो उसे कहता है कि मेरे पास 2000 टन माल है। वो उसे कहता है 5000 करोड़ पुष्पा, कहीं देने से चूक तो नहीं जाएगा। वो उसे कहता है कि पुष्पा अपने किए गए वादे से बिल्कुल नहीं चूकता। और तब ये डील फाइनल हो जाती है। तब वो उसे कह रहे थे कि तू माल ले आ, मैं पैसे तैयार करता हूँ। लेकिन पुष्पा उसे कहता है कि 5000 करोड़ नहीं बल्कि तुम मुझे 4900 करोड़ देना। और वो उसे कहता है कि 100 करोड़ कम क्यों पुष्पा। तब हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा उसका हेलीकॉप्टर लेकर ही वापस इंडिया में जा रहा होता है, क्योंकि जब ये आदमी यहाँ पर आया था और पुष्पा के जो टेम्पो खड़ा हुआ था वो कहता है कि इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी ना बैठा है। इसलिए पुष्पा उसे इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए उसी का हेलीकॉप्टर खरीद के वापस चले जाता है। और फिर उस आदमी को अपने कुत्ते और अपनी बीवी के साथ उसी टेम्पो में बैठकर जाना पड़ता है। अभी ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट है। इस मूवी का सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसे थिएटर्स में जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। क्योंकि आजकल वैसे भी अच्छी मूवी कम आ रही हैं जो कि हम थिएटर में पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं।